हवेली, दिल छू लेने वाली कहानी। ये क्या बहू, तुमने बिना मुझसे पूछे इस अलमारी को अपने कमरे में कैसे रखवाया? ये क्या, पर्दे भी बदल दिए, चादर भी बदल दी? तुमने समझ क्या रखा है? यहाँ बिना मेरी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है और तुम इस घर के नियम बदलने चली हो। भूलो मत, तुम्हें आए हुए अभी 6 साल ही हुए हैं और तुम्हें क्या लगता है ये हवेली तुम्हारी है? ये हवेली मेरे पति ने बनवाई है और मेरे नाम पर है, तो इस हवेली में वही होगा जो मैं चाहूँगी। गोदावरी जी अपनी बहू शीतल से कहती हैं। शीतल बोली, मम्मी जी, हवेली तो घर वालों से होती है और मैंने ये कब कह दिया कि हवेली मेरी है? बस कुछ बदलाव किए हैं। दिवाली की सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि ये अलमारी जो मेरे मायके से मिली थी स्टोर रूम में पड़ी पड़ी खराब हो रही थी। और आप ये भी तो देखिए, आपका पोता सानू भी तो 4 साल का हो गया है, उसका भी सामान इतना हो जाता है। इसलिए मैं ये अलमारी यहाँ ले आई। और वह पर्दे आपने शायद हमारी शादी में लगवाए थे, कितने पुराने हो गए थे। और ये बेडशीट मैंने खरीदी नहीं, ये पिछले साल सालगिरह में मेरी माँ ने मुझे दी थी, मैंने नई नहीं ली है। गोदावरी जी आंखें दिखाते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो सब कुछ मायके से ही मिलता है। मुझे तो लगता मेरा बेटा सचिन जो कमाता है वह भी शायद तुम मायके ही दे आती हो, है ना? रहती मेरे हवेली में हो और गुण अपने मायके के गाती हो। चलो जाओ अपना काम करो। शीतल उन्हें बिना जवाब दिए अपना काम करने लगी। वैसे भी गोदावरी जी से कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होता था। वह हमेशा अपनी हवेली की ही बातें करती थी। उन्हें लगता था कि बेटा बहू उनके घर में रहते हैं तो उनकी गुलामी करेंगे। सारा काम निपटाकर शीतल 2 पल को अपने कमरे में बैठी हुई थी कि उसके मायके से उसके भाई का फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है और वह अस्पताल में है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी परेशानी किससे साझा करे। शाम में जैसे ही सचिन दफ्तर से लौट कर आया, शीतल ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, अब आप ही बताइए, मेरे मायके में मेरे भाई और मेरे पापा, यहाँ तक कि मेरी माँ को देखने वाला मेरे सिवाय और कोई नहीं है। इस समय अगर मैं वहाँ नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे? पर मम्मी जी को ये बात मैं कैसे समझाऊं? शीतल अपनी पीड़ा अपने पति के सामने कहते कहते रो पड़ी। सचिन बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। पर तुम तो उनका नेचर जानती हो, अब क्या करूँ? बाबूजी के चले जाने के बाद माँ का व्यवहार और बदल गया है और मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि बाबूजी के बाद हम उनका कहना नहीं मानते हैं। फिर भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। उस रात शीतल को नींद नहीं आई। अपनी माँ के बारे में सोचते सोचते पूरी रात गुजरने के बाद अगले दिन शीतल जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटा रही थी, पर उसके दिमाग में 10 तरह की बातें घूम रही थी। जब से उसकी अपने भाई से बात हुई थी, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उसे अपनी माँ की चिंता सता रही थी। फिर भी वह सारा काम कर रही थी कि शायद उसकी सास को उस पर तरस आ जाए और वह उसे मायके जाने दे। उसी उम्मीद थी कि सचिन मम्मी जी को मना लेंगे। फिर दूसरे ही पल वह सोचती कि मम्मी जी को मनाना इतना आसान नहीं है। सचिन की चलती कहाँ है? अरे, जब ससुर की ही नहीं चलती थी, वह भी सास के सामने सूखे हुए पत्ते की तरह कटते थे, तो बेटे की क्या हिम्मत है? पति की मृत्यु के बाद सबने सोचा अब उनमें बदलाव आएगा, पर जब पहले वह नहीं बदली तो अब क्या बदलेंगी? अब तो पहले से और ज़्यादा मुखर हो चुकी है। जो मुंह में आता है वह कह देती हैं। सामने वाले को बुरा लगे ना लगे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे सामने बेटा हो या बहू। गोदावरी जी को यह लगता था कि वह उस घर की नहीं बल्कि उस हवेली की मुखिया है। उन्हें बच्चों से ज़्यादा उस ईंट पत्थर के बने हुए हवेली से लगाव था, क्योंकि वह हवेली उनके नाम पे जो थी। गिनकर 5 लोग तो उस हवेली में रहते थे और बेटा बहू उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखते थे। फिर भी वह कभी बहू से खुश नहीं होती थी। आते जाते उसे 4 बातें सुना देती थी। उसके बाद भी मन ना भरे तो उसके मायके वालों पर तंज कसती थी।
ये बात शीतल को बहुत कष्ट देती थी। गोदावरी जी को हमेशा यही लगता था कि उनके बेटा बहू उनकी हवेली के लिए उनकी सेवा करते हैं। भूल से अगर आस पड़ोस के लोग ये कह दें कि अरे आपका बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, आज के ज़माने में कौन अपनी सास या माँ की इतनी सेवा करता है, तो गोदावरी जी का मुंह बन जाता था। अरे वे मेरी सेवा नहीं कर रहे, वे तो मेरी हवेली के लालच में मेरी सेवा करते हैं, और वह क्या मेरी सेवा करेंगे, सेवा तो मेरी हवेली मेरी कर रही है। इतना सुनने के बाद भी सचिन पत्नी से यही कहता, जाने दो, माँ की बातों का क्या बुरा मानना, माँ ही तो है, तो माँ से कैसी नाराजगी। पर कल जब से शीतल के भाई ने फोन करके माँ की हालत के बारे में बताया, तब से शीतल अंदर ही अंदर झटपटा रही थी। आखिर सचिन ने शीतल के पिता को फोन करके हाल चाल पूछा तो पिताजी ने कहा अभी हालत स्थिर है, पर कल से ही वह शीतल को याद कर रही है। दामाद बाबूजी, आप तो जानते हैं हमारे घर में एक शीतल और दूसरी उसकी माँ ही है जो हमारी देखभाल करने वाली है, इसके अलावा हमारा और कोई कहाँ। अगर आप कुछ रोज के लिए शीतल को उसकी माँ के पास भेज देते तो बड़ी कृपा होती। सचिन ने इस बात का जवाब न देकर रुकना सही नहीं समझा। वह तुरंत गोदावरी जी के पास गया और बोला, माँ आपसे कुछ कहना था। गोदावरी जी बोली, बोलो क्या बोलना चाहते हो। सचिन बोला, शीतल की माँ की तबीयत बहुत खराब है, वह अस्पताल में भर्ती हैं, तो शीतल को मैं उसके मायके छोड़कर आता हूँ। गोदावरी जी सचिन को घूरते हुए बोली, तुम मुझे बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो। सचिन 1 मिनट को संभला और बोला, नहीं नहीं माँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शीतल की माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मैं इसे इसके मायके छोड़ाऊँ। अब इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो घर में एक औरत का होना भी तो ज़रूरी है, और फिर इसका भाई अभी छोटा है, ये वहाँ रहेगी तो सब संभाल लेगी, कुछ दिन तो इसके पिताजी को आराम मिलेगा। गोदावरी जी गुस्से में बोली, कोई ज़रूरत नहीं मायके जाने की, मायके की बहू को बड़ी चिंता लगी रहती है, इस घर का क्या होगा, इस घर का काम कौन करेगा, हमारे घर में क्या उसके बाप ने नौकर चाकर लगवा रखे हैं। सचिन बोला, माँ बात को समझने की कोशिश करो, इसकी माँ की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं इसे भेजने की बात नहीं करता। गोदावरी जी बोली, हाँ तो क्या मैं इसकी माँ के लिए नौकरानी बन जाऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है मायके जाने की, उससे कहो चुपचाप घर का काम करे, और अपने घर का काम तो संभलता नहीं है, बड़ी आई अपने मायके को जाकर संभालने वाली। इतना कुछ सुनने के बाद सचिन की हिम्मत नहीं थी कि और कुछ कह पाए। उदास मन से शीतल आंखें नम करके रसोई में जाकर काम करने में लग गई, और सचिन भी चुपचाप घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद पड़ोस की शारदा चाची गोदावरी जी से मिलने आई। क्या बात है गोदावरी बहन, आजकल तो दिखती नहीं हो, लगता है बहू से खूब सेवा करवाई जा रही है। अरे किस्मत हो तो आपके जैसी। गोदावरी जी बोली, अरे शारदा बहन, काहे की सेवा, आजकल की बहुएं सास की सेवा करेंगी, दिन रात बस मटर गश्ती या मायके जाने की रट लगाए रहेंगी, और अगर ना कह दो तो मुंह फुलाकर घर में बैठी रहेंगी, और फिर घर के काम होते ही कितने हैं। शारदा चाची बोली, अरे क्या बात हो गई, शीतल बहू तो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत समझदार और सुलझी हुई है, वो तो आपकी बहुत सेवा करती है। गोदावरी जी तुनकते हुए बोली, अरे रहने दो, वो क्या खाक मेरी सेवा करती है, मेरी सेवा करवाने के लिए ये हवेली जो है, मेरी जो सेवा करता है वे ये हवेली करती है, बहू तो इस हवेली के लालच में मेरी सेवा करती है। अगर ये हवेली ना होती तो उसने तो कब का मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया होता। आप नहीं जानती आजकल की बहू को कितनी नमक हराम होती है, बताऊं। शीतल रसोई में से उन दोनों की बातें सुन रही थी, और अंदर ही अंदर उसे इतना दुख हो रहा था कि मानो ज्वालामुखी कब फूट पड़ेगा, ये कोई नहीं जानता। एक तो वह कल से अपनी माँ के लिए परेशान थी, ऊपर से उसकी सास की बातों ने आग में घी का काम किया। तभी सचिन बाहर से घर आया। शीतल रसोई का काम छोड़कर अपने कमरे में गई और अपना सामान बांधने लगी। लगाई बुझाई करने के बाद शारदा चाची भी अपने घर चली गई। इधर शीतल तैयार होकर सामान के साथ कमरे से बाहर निकली तो गोदावरी जी उसे डांटते हुए बोली, सामान लेकर कहाँ चल दी,
जब मैंने एक बार मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। शीतल बोली, नहीं मम्मी जी, मैं तो जाऊंगी। मेरे पापा, भाई और मेरी माँ को भी मेरी ज़रूरत है। गोदावरी जी बोली, तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की बहू हो। घर के काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? शीतल मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, क्या सच में मैं इस घर की बहू और ये घर मेरा भी है? वैसे भी आपको मेरी ज़रूरत क्या है? मैं तो आपकी सेवा करती नहीं, सेवा तो आपकी ये हवेली करती है, तो अपने लिए रोटी भी इसी हवेली से बनवा लेना। गोदावरी जी ने गुस्से में सचिन की तरफ देखा और बोली, क्या बुत बनकर खड़ा है, कुछ कहता क्यों नहीं? सचिन ने शीतल की तरफ देखा तो शीतल बोली, बस आज आप कुछ नहीं कहेंगे। बहुत कह लिया आप सबने और बहुत सुन लिया मैंने। अगर इस घर के प्रति मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे माता पिता के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। माफ़ कीजिएगा, मैं सिर्फ आपकी पत्नी और इस घर की बहू नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की बेटी और अपने भाई की बहन भी हूँ, और इससे ज़्यादा मैं त्याग नहीं कर पाऊँगी। इतना कहकर शीतल ने अपना सामान उठाया और अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गई। सचिन चुपचाप खड़ा रहा और शीतल चली गई। गोदावरी जी गुस्से में सचिन को देख रही थी और बोली, क्या मुंह में दही जमाकर बैठा रहता है तू? रोक नहीं सकता था अपनी बीवी को? उसके सामने तुम्हारी इतनी भी नहीं चलती है कि तुम उसे रोक सको? क्या उसके माँ बाप ने यही सिखाया है उसे? सचिन बोला, माफ़ करना माँ, पर ये सब उसके माँ बाप ने नहीं बल्कि आपने उसके दिमाग में डाला है। और क्या गलत कहा उसने? वह तो अपनी माँ जैसी सेवा आज तक आपकी करती आई, पर उसे आते जाते आप हमेशा ताना देती हैं और ये बात कहती हैं कि ये हवेली आपकी सेवा करती है। अरे माँ, किसी को इतना भी मत दबाओ कि एक दिन वह अकड़ जाए और आपकी सुन ना सके। वह तो प्यार और स्नेह से भरी हुई आई थी, पर आपने उसे चलता फिरता ज्वालामुखी बना दिया जो आज फूट पड़ा। मुझे तो लगता है अगर आपका बर्ताव ऐसा ही रहा तो मुझे अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कितना भी चाहूँ, पर रहना तो मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ है। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती। अब आप उसकी सास बनकर रहना चाहती हैं तो अब वह भी तो बहू जैसे व्यवहार करेगी ही। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। आज तक मैं या वह यही सोचकर आपकी सेवा करते आए कि समाज के लोग ये ना कहें कि बहू सास की सेवा नहीं करती, या बाप के मरने के बाद बेटा माँ को देखता नहीं है। उन्हें क्या मालूम कि हमारे घर के अंदर के हालत क्या है। आज इतने सालों में पहली बार सचिन ने गोदावरी जी के सामने अपने मन की बात रखी और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। करीब एक हफ्ते बाद शीतल लौट कर आई और गोदावरी जी से बोली, मम्मी जी, मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहती थी, पर आपने मुझे मजबूर किया। पर अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर आपने अपना व्यवहार नहीं बदला तो मेरे लिए इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। आस पड़ोस, रिश्तेदारों, सब ने गोदावरी जी को समझाया। गोदावरी जी को लगा कि अगर उनके बेटे बहू चले गए तो आखिर जो दो रोटी उन्हें खाने को मिल रही हैं वह भी उन्हें कौन देगा? क्या यह हवेली उन्हें रोटी बना कर देगा? उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।